हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद से भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2024 में आपकी इस साल ज़रूरी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आनी है, तो आपको बहुत अच्छे से और डीपली नॉलेज लेना है इसका। मैं अपने स्तर से कोशिश कर रही हूँ और आप अपने एंड से कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि डिपेंड होना है किसी पर भी, मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर। हालांकि आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको क्लासेस दूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी ना किसी वजह से डिले हो ही जा रहा है। तो अब फिर से कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस दूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो ये मैं बता दूँ, ये क्लास 11th के लिए भी बेनिफिशियल है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही। बहुत ही छोटे डीप क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में कि हम बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे उसको करना है। तो मैंने उन सब पॉइंट्स को इसमें क्लियर करने की कोशिश करी है और एक उस लेवल से पढ़ाने की कोशिश करी है जिस तरह से आपकी समझ है, आपको जिस तरह बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा बोगस चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगेगी, जिसको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन ज़रूर ऑन करेंगे। और आपको नई नई वीडियोस आप पढ़ रहे हैं तो कितना आपको समझ में आ रहा है ये आप कमेंट ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप जो आपके आइडियल होंगे, कोई भी ये देखिए कि कोई 42 साल की एज में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है, कोई 40 में क्लियर कर रहा है, तो उनसे आपको बिल्कुल इंस्पिरेशन लेना है और बिल्कुल 2024 में आपको ये वैकेंसी लेनी ही लेनी है। एक सीट आपकी होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी क्लास 10 क्लास मैंने इसकी दे दी हैं, आपको ज़्यादा ही दे दी होंगी, तो वो आप देख लेना कौन सी है। तो बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? व्हेन ट्रांजैक्शंस इज लेस देन uses journal, but when transaction is more and more than need of subsidiary books, business is big। जब ट्रांजैक्शन बहुत छोटे होते हैं तब तो जर्नल से काम चल जाता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शंस बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तब पड़ती है सब्सिडरी बुक्स की। कहने का मतलब है कि जब छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं तो जर्नल से काम चल जाता है, लेकिन जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है तब आपको सब्सिडरी बुक्स बनानी ही पड़ती हैं। और इनको क्या क्या कहते हैं? इनको डेली बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल जर्नल भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो जो कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कौन कौन सी बुक्स होती हैं? वो कैश बुक होती है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, परचेज बुक होती है क्रेडिट परचेज के लिए। ध्यान देंगे, परचेज बुक मैंने किसके लिए कहा? क्रेडिट परचेज के लिए। इसका मतलब इसमें सिर्फ उधार का काम होगा। सेल्स बुक होती है क्रेडिट सेल के लिए, परचेज रिटर्न बुक होती है परचेज रिटर्न के लिए, सेल रिटर्न बुक होती है सेल रिटर्न के लिए, बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स रिसीवेबल के लिए, और बिल्स पेबल के लिए। जर्नल प्रॉपर और जर्नल विच आर नॉट रिटन अबव बुक्स। जो कोई भी आइटम ऊपर वाली बुक्स में नहीं लिखे जाते, वो कहाँ लिखे जाते हैं? जर्नल प्रॉपर या जर्नल। अब बात कर लेते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। कैश बुक दोनों होती है, सब्सिडरी बुक भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल। कैश बुक इज अ जर्नल बिकॉज इन दिस फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक जर्नल भी है क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं आपके, उससे सबसे पहले कहाँ पर आपके रिकॉर्ड होते हैं कैश ट्रांजैक्शंस? वो कैश बुक में होते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ अ लेज़र बिकॉज इट वर्क्स एज कैश अकाउंट। और ये एक लेज़र भी होता है क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, कैश बुक आपकी जर्नल भी है और लेज़र भी है। बोथ जर्नल एंड लेज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि कैश बुक आपकी क्या होती है, तब आप कभी जर्नल पे लगा दोगे और कभी लेज़र पे लगा दोगे। वैसे ज़्यादातर किस में लगाएंगे? ज़्यादातर लेज़र में लगाएंगे क्योंकि ये लेज़र की तरह ही दिखता है, लेकिन ये जर्नल भी है और लेज़र भी है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जर्नलाइज्ड लेज़र। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे कि कैश बुक को क्या कहा जाता है? जर्नलाइज्ड लेज़र। इसलिए ये जर्नल भी है और लेज़र भी है। कैश अकाउंट में क्या होता है? वन साइड लिखा जाता है और कैश बुक में क्या होता है? डुअल साइड, दोनों साइड।
यानी कि कैश अकाउंट में तो आपका एक पक्ष का ही अभिलेखन होता है, लेकिन कैश बुक में आपके दोनों पहलुओं का अभिलेखन होता है। बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। इसमें एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। याद कर लेंगे, एक दिमाग में बिठा के रखेंगे कि इसमें वाउचर नंबर भी लिखा जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे। इसमें जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड से बड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिट साइड इसमें हमेशा क्रेडिट साइड से बड़ी होती है। पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, नो राइट ओपनिंग बैलेंस। इसमें जो पोस्टिंग होती है वो कैश बुक से होती है और इसमें ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं लिखा जाता। ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कैश बुक का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं। तो आपको याद रखना है डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है कैश बुक का? डेबिट बैलेंस। अब बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, हमेशा याद रखेंगे, और बैंक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसे डेबिट साइड लिखते हैं। बैंक कॉलम में भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी इसमें हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। बात करते हैं 3 कॉलम कैश बुक की। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है? डिस्काउंट कॉलम इज टोटल नॉट बैलेंस्ड। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है? कैश भी लिखा जाता है, बैंक का बैलेंस भी लिखा जाता है और डिस्काउंट भी आ जाता है। लेकिन डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ और सिर्फ टोटल किया जाता है, उसका बैलेंस कभी भी नहीं लिखा जाता है। मतलब आपको ये देखना ही नहीं है कि इसका बैलेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, क्योंकि बैलेंस इसको करना ही नहीं है। इसके बाद एक तरह की कैश बुक होती है पैटी कैश बुक। इसको स्मॉल कैश बुक भी कहा जाता है। इसमें 2 तरह के मेथड यूज़ होते हैं। देखो पहले समझ लो कि पैटी कैश बुक होती क्या है। पैटी कैश बुक वो होती है जिस तरह के खर्चे बहुत छोटे छोटे से खर्चे होते हैं और वो कहीं भी नहीं लिखे जाते। वो कहाँ लिखे जाते हैं? पैटी कैश बुक में। जैसा आपका एडवर्टीजमेंट का हो गया, आपके रोज़ के खर्चे हो गए। समझ लो कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके डेली का दूध का खर्चा होता है, और भी चीज़ों के खर्चे हो जाते हैं। कभी दाल कम पड़ गई, इतनी दाल मंगा ली, तो ये सब आपके किस में आएंगे? पैटी कैश बुक में आएंगे। इसको स्मॉल कैश बुक कहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आपके हस्बैंड? कभी तो आपको एक निश्चित राशि देंगे और कहेंगे कि इससे आप खर्चे चलाते रहो, जैसे ही आपका खर्चा ये पैसा ख़त्म होंगे तो आप और पैसे ले लेना। लेकिन कभी ऐसा भी करेंगे कि वो आपको एक साथ ही दे देंगे कि भाई इतना पैसा ले लो और इसमें आपको खर्च चलाना है, और आपका खर्च पूरा चल भी जाएगा, ये ख़त्म होंगे नहीं जल्दी से। तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम। तो समझ में आ गया इम्प्रेस्ड सिस्टम और क्या ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है? कभी तो वो एक तो थोड़े से पैसे दे देंगे और कह देंगे कि भाई आगे अभी ले लेना, जैसे ये खर्चा, ये आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है कि ये आपको एक साथ ही बहुत सारा पैसा दे देते हैं और कह देते हैं पूरे महीने भर चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल पर्पस बुक की। तो स्पेशल पर्पस बुक्स कुछ होती हैं, जैसे परचेज हो गई, आपकी सेल बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई, तो इनके बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्ट है परचेज बुक, जिसको परचेज जर्नल भी कहा जाता है, इनवॉइस बुक भी कहा जाता है, परचेज डे बुक भी कहा जाता है और बॉट बुक भी कहा जाता है। तो बाकी तो आपको याद रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इनवॉइस बुक भी इसी को कहा जाता है। तो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसे है? फॉर्मेट भी ध्यान से देखेंगे। डेट पार्टिकुलर इनवॉइस नंबर LF डिटेल्स अमाउंट। समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आपकी इतनी समझ है कि आप इसको समझ सकते हैं अपने आप से भी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और कुछ की पॉइंट्स होते हैं इसके कि इसमें केवल क्रेडिट परचेज लिखा जाएगा, ये कैश परचेज के लिए नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैश परचेज आप कहाँ लिख चुके हैं? कैश बुक में लिख चुके हैं। और इसमें आपका एसेट बिल्कुल नहीं लिखा जाता, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं और एसेट्स को भी परचेज बुक में, क्रेडिट एसेट को भी आप परचेज बुक में ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि एसेट से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट। हमें केवल जो माल होता है उसके ही क्रेडिट परचेज से इसमें मतलब होता है। डिफरेंस देख लेंगे थोड़ा सा, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या होता है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो परचेज बुक होती है आपका अ पार्ट ऑफ जर्नल, जबकि परचेज अकाउंट होता है अ पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक में केवल क्रेडिट लिखते हैं, जबकि परचेज अकाउंट में क्रेडिट एंड कैश दोनों लिखते हैं। इसमें कॉलम नहीं होता डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, इसमें
क्रेडिट और डेबिट के लिए कॉलम होता है। इसमें टोटल जो ट्रांसफ़र होता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है, परचेज अकाउंट में, और इसमें टोटल ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात कर लेते हैं सेल्स बुक की। सेल्स बुक को सेल्स बुक, सेल्स जर्नल और सेल्स डे बुक भी कहा जाता है। तो देखो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी। तो ये क्या होता है, ये अपोजिट ऑफ परचेज बुक होता है। अब मैंने आपको परचेज बुक समझा दी ना, तो उसी जगह पे आप सेल्स बुक लिख दीजिए। जहाँ पर क्रेडिट लिखा है वहाँ पर डेबिट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सेल्स बुक भी आपकी बन जाएगी। बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ध्यान रखेंगे परचेज रिटर्न बुक को, और दूसरा क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब परचेज रिटर्न होगा आपका, यानी कि वो जा रहा है, आपने कोई सामान खरीदा था और अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो यानी कि वो जा रहा है। जा रहा है इसका मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड से पकड़ लेंगे कि रिटर्न आउटवर्ड है, तो वो परचेज रिटर्न की बात हो रही है। ध्यान रखेंगे कि डेबिट नोट किसके लिए यूज़ होता है, वो परचेज रिटर्न के लिए होता है, और क्रेडिट नोट किसके लिए यूज़ होता है, सेल रिटर्न के लिए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट, और लास्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न बुक आपको पता ही है किसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है परचेज रिटर्न बुक का, और इसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है, और इसमें यूज़ होता है क्रेडिट नोट। बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक की। तो बिल्स रिसीवेबल बुक आपको पता ही है कि जब भी कोई बिल पेमेंट नहीं हो पाता तो उसके बाद उसके लिए बिल्स रिसीव प्राप्त कर लिया जाता है कि आप किस डेट में देंगे अपना जो भी पैसा है। तो उसके लिए ये इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए कितने कॉलम होते हैं। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें वो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इनको याद रखेंगे। लेकिन जब ओरिजिनल में आप, वैसे तो इसके इतने लंबे कॉलम्स हैं, लेकिन जब ओरिजिनल में ये बुक आप बनाते हैं तो इसके केवल 1 2 3 4 5 6 7 ही इसके यूज़ होते हैं जनरली डेली रूटीन में। तो क्या क्या है उसके, डेट, फ्रॉम होम रिसीव्ड, टर्म, ड्यू डेट, LF, अमाउंट, रिमार्क्स, हाउ डिस्पोज ऑफ। इसके बारे में देखो, ये जो बुक्स हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इनमें जो मैंने आपको पहले बताया यही कि इसका डेबिट बैलेंस कैसा होता है, कहाँ जाता है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीपली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक बार पता होना चाहिए। बिल्स पेबल बुक इसी का अपोजिट होता है बिल्स रिसीवेबल का। तो ये देख लेंगे इसके कॉलम्स में क्या क्या आता है। और लास्ट है आपकी 7 जर्नल प्रॉपर, या जर्नल जिसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ओपनिंग एंट्रीज कहीं भी नहीं आई हैं तो वो यहाँ पर आती हैं। क्लोजिंग एंट्री आएंगी, ट्रांसफ़र एंट्रीज आएंगी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज आएंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, मिसलिनियस एंट्रीज आएंगी। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होंगी जो अभी आप आगे देखेंगे, और बहुत सारी एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री मैंने आपको करवा दी हैं। तो ये सारी कहीं नहीं जाती, तो ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं आपकी जर्नल प्रॉपर में। तो ये भी आपका जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये जो एज है आपकी वो बहुत कीमती है, और जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को निकालने की आपको कोशिश करनी है। बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार नहीं करना है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे एक कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपके लिए थम्स अप। बाय बाय, टेक केयर।